हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के आदि लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हाजिर हो गए हैं। आज है सब्जेक्ट विज्ञान और ये तृतीय प्रश्न पत्र है। यह पापा वीडियो देखने के बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सर कलीम एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है? पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौरमंडल की भांति थी आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता है? जो निपुच का भी मानव थे, यानी हम भी प्राइमेट्स गण के सदस्य हैं। प्राइमेट्स गण के सदस्य में 4 आते हैं। एक तो मानव हो गया, दूसरा बंदर हो गया, तीसरा चिंपैंजी हो गया और एक आपका गोरिल्ला हो गया। ठीक है, ये बंदर हो गया ना। ये 4 प्राइमेट्स गण के सदस्य हैं। वैसे तो होमो सैपियंस हम सब हैं। सौरमंडल क्या है? सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं। उपग्रह क्या है? यानी जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। सूर्य का व्यास तथा भार क्या है? जो सूर्य का व्यास है 13,93,000 किलोमीटर है ये व्यास, और जो उसका भार है 2.19 इंटू 27 की पावर यानी 10 की पावर 27 टन है। सूर्य के पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये यानी आपका औसतन दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति। आप ऐसे समझो जैसे एम बेम जे सन, ये जो है आपका सूर्य से नज़दीक, यानी सूर्य से नज़दीक सबसे पहले मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सटर्न है, यूरेनस और यन का मतलब है नेपच्यून है। इस तरह ये तो है आपका क्रम अनुसार, यानी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि आरोही क्रम अवरोही क्रम हम बता रहे, जे सन ई वी एम एम जे सन। जे का मतलब जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस। ठीक है, एम ये गलत हो गया क्या? यानी जुपिटर और सटर्न, यूरेनस, जे सन ई वी एम, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर ये एम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जुपिटर और सटर्न आप ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है आपका बुध है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक है और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारे आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देते। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहते हैं। सौरमंडल के ग्रहों के नाम बताइए। अभी आपको जैसे एम जे सन, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे आप 4 याद करिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी अगर सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो आपका क्या है, आप यानी आपका बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर वरुण है। तारामंडल क्या है? कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताओ। इसमें जो है वृश्चिक, ओरियन, सप्तार्षि, कृत्तिका। छाया क्या है? देखिए, छाया जो है आपकी, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाली मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार
से रोक देती है, जिससे वस्तु के किसी और प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इसी प्रकाशहीन क्षेत्र को ही हम छाया कहते हैं। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? देखो, अब आज के बाद आप सूर्य ग्रहण क्या वो भूल जाओगे यानी अब नहीं भूल पाओगे कि जो है कैसे होता है। पृथ्वी बीच में होती है कि चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य में, ये सूर्य ग्रहण का है। ठीक है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण कैसे होता है? सेम, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने पे चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये उल्टा बता दे रहे हैं क्या हम? ठीक है, ये आपका सही है। आगे यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है तो ये अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों के दिन होता है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। इसका नाम इसरो है। इसरो, इसका पूरा नाम आप कमेंट करिए तो। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958। ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान में ये प्रश्न आया था। बहुत सारे लोग 58-59 में अटके हुए थे। नासा का पूरा नाम बताओ। नासा का पूरा नाम जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी प्रकार नासा का यानी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? वैसे तो जो मृदा संगठन है उसने 8 प्रकार में बांटा है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जैसे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, बलुई दोमट तथा पथरीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये आपके हैं। लेकिन अगर पूछता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी, तो आपको 8 बताना है। आप इसको ज़रूर लिख सकते हो। फसल किसे कहते हैं? एक विशिष्ट क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को फसल कहते हैं। फसल कितने प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार की, राबी, जायद और खरीफ की। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में हम रिपीट कर चुके हैं, यानी जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और अप्रैल मई में काट ली जाए, वो खरीफ, वो आपकी रबी की। जैसे भी जो बोई जाए चना, मटर, गेहूँ, जौ, सब। ठीक है, उसके बाद जायद शुरू हो जाती है। मई जून में जायद होती है। जुलाई और अगस्त में आपकी खरीफ की फसल होती है, जो सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी है? जैसे इसमें विधि है, प्रवाह विधि है, क्यारी विधि है, कूड़ा विधि है, वलय स्थिति है, बॉर्डर विधि है, ड्रिप विधि है। वैसे तो गांव एरिया में जहाँ पानी की कमी नहीं है, वहाँ पे कूड़ा विधि यानी कूड़ा विधि यूज करते, कूड़। और ड्रिप सिस्टम जहाँ पे पानी की तंगी है और कम पानी देना है, वहाँ पे ड्रिप पद्धति चलती है। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताओ। जैसे हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, ये सारे लमसम 4-5 तो आपने देखा ही होगा। मिट्टी अपरदन क्या है? मिट्टी अपरदन या मृदा अपरदन एक ही बात है। यानी जैसे ये आपकी मिट्टी हो गई, ये इसी स्थान से कट करके टूट करके, अगर पहले ऐसे समझ लो, ये मिट्टी ऐसे चट्टान है मान के चलो, ये चट्टान यहीं टूट फूट कर बिखर जा, यहीं पर बिखर जा, तो इसे अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय। और यही अपक्षय होने के बाद जो टुकड़ा है धीरे धीरे बह करके दूसरे स्थान पे यानी विस्थापित हो जाए, उसे अपरदन कहते हैं। बीज बोने की प्रमुख तथा प्राचीन विधि कौन सी है? जो बीज बोने की प्रमुख विधि, हाथ से छिड़काव विधि, यही चल रही है। हम भी यही से बो के आए हैं।
माकासा पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? माकासा से आप कंफ्यूजन है, MKS है, ठीक है। यानी इसमें MKS पद्धति में कार्य का मात्रक जूल है। माकासा पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? इसमें भी जूल है। बल किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने में जिस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं उसे बल कहते हैं। कार्य से क्या अभिप्राय है? जब कोई बल लगातार किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा जो है अदिश राशि है और ऊर्जा का मात्रक जूल है। यांत्रिक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यांत्रिक ऊर्जा से यानी किसी वस्तु में यांत्रिक कारणों से कार्य करने की क्षमता, यानी जो उपकरण उनसे कार्य करने की क्षमता यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। देखिए, जो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, एक स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे जो चाबी वाली घड़ी होती है, पहले बहुत चलती थी, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे आप बांध बना करके पानी इकट्ठा कर लो, वो भी स्थितिज ऊर्जा है क्योंकि स्टोर है। गतिज ऊर्जा का मतलब है कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, वो गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये 1/2 mv² के बराबर होती है। ऊर्जा के कितने रूप हैं? अगर हम यांत्रिक ऊर्जा ले ले या रासायनिक, यांत्रिक में दो हैं, गतिज और स्थितिज। रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सूर्य है। गीले कपड़े, गीली लड़कियां तथा वस्तुएं धूप में रखे तो क्या होता है? देखा, गलती कर दिया ना। ऐसे बहुत सारे लोग गलतियाँ कर चुके हैं ना। जैसे उनको लकड़ियाँ हैं और इसमें लड़कियाँ पढ़ लेती हैं, है ना। तो ये आपकी गलती नहीं, ऐसा गलतियाँ होती हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, ठीक है। तो जैसे अगर आप गीला कपड़ा या गीली लकड़ियाँ, ठीक है, आप रखते हो धूप में, तो वाष्प के कारण यानी वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर के वो सूख जाता है, ठीक है। सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? वाष्पीकृत हो जाती है, भी आपको बताया। हवाओं का चलना एवं वर्षा होना किसके कारण संभव है? ये जो है वर्षा जो है सूर्य की ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के कारण संभव है। सूर्य जो है वाष्पीकरण करता है और पानी इवोपरेट यानी वाष्पीकरण हो करके ऊपर उड़ जाता है। फिर संघनन होता है। संघनन के बाद वो शीतलन के कारण नीचे ज़मीन पर गिरना प्रारंभ हो जाता है। ईंधन से क्या तात्पर्य है? ईंधन यानी जो पदार्थ दहन की क्रिया द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहा जाता है। परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? ये पेट्रोलियम उत्पाद पे भी निर्भर है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चल गया, अब सौर ऊर्जा पे भी डिपेंड हो गए हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? अभी तो मान के चलो विद्युत ऊर्जा जो सौर ऊर्जा आप बना रहे हैं सोलर पैनल लगा करके, वो भी आपका समझ लीजिए इन्वर्टर या डायरेक्ट डीसी मोटर वगैरह ऐसे चला रहा है। तो ये जैसे पंखा, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, एसी आदि चलाने ये विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। बायोगैस से क्या तात्पर्य है? यानी गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के सीमित स्रोत का मतलब देखिए, जो ऊर्जा होती है दो प्रकार की, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब ऐसी ऊर्जा, ऐसे स्रोत जो एक बार जला दो, एक बार यूज कर लो, हमेशा के लिए ख़त्म। जैसे कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया और भी उत्पाद है, डीजल वगैरह, ये सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन नवीकरणीय का मतलब एक बार चलाने के बाद दोबारा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, धूप हो गई, इन सबको आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हो।
अवसन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? अवसन विधि का उपयोग जो है पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने में आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन से किसे कहते हैं? ऐसे ईंधन जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब करके अपना रूप बदल दिए हों, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जैसे कभी ये पृथ्वी जो है उलट पुलट की थी तो मानव, पृथ्वी, पेड़ पौधे, ये जानवर, बहुत सारे मछलियाँ सब अंदर दब गए और अपना रूप बदल दिए। पेड़ बदल करके कोयला में बदल गया, मानव और जीव वगैरह बदल के पेट्रोल में बदल गया। तो ये जो है जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आता है। ऊर्जा के असीमित स्रोत कौन से हैं? अभी आपको बताया ये नवीकरणीय ऊर्जा है। यह सीमित स्रोत आपका वायु, जल, बायोगैस और सूर्य है। रुधिर को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ये भोजन से प्राप्त होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन से साधन आवश्यक है? तो इसके लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा, मनोरंजन अति आवश्यक है। वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव, और ये सब अभी शुरू हैं, अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। आने वाले समय में ये अभी तो वैकल्पिक ऊर्जा, बाद में ये परमानेंट ऊर्जा के रूप में काम करेंगे। सोलर कुकर से आपका क्या आशय है? सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में उपयोग करते हैं, उसी को सोलर कुकर कहते हैं। सौर तेल, सोलर सेल किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की उक्ति को सौर सेल कहा जाता है। और ये समझ लीजिए ज़्यादातर लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और अभी तो मान लो कॉस्टली है, लेकिन सरकार इसकी स्कीम निकाली हुई है तो लोग इसका उपयोग जल्दी करने वाले हैं। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? उन क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाता है जहाँ पे विद्युत का अभाव है, लेकिन अभी तो शहरों में ज़्यादा चला। जैसे अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में सोलर पैनल हर एक घरों में दिए जा रहे हैं, और भी अन्य स्टेट में इसकी योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो इससे क्या होता है कि चाहे लाइट रहे या ना रहे, पैनल ऊपर छत पर लगा दो, उसके बाद अगर आपको रात में चलाना है तो एक बैटरी वगैरह रखना पड़ेगा, जैसे इन्वर्टर सिस्टम होता है, आराम से चल सकता है। पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने के से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या जल ऊर्जा का स्रोत है? बहुत हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत है? ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरण शोध कार्य चल रहा है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियमित रहती है। सरल मशीन किसे कहते हैं? ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते उन्हें सरल मशीन कहते हैं। जैसे उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गई ना, कल बताया 3 वर्ग के उत्तोलक होते हैं। आप MCQ वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो आपका सरल मशीन है, उदाहरण और चाबी भी है। देखो वाइट देते हो, पूरा सिस्टम जो है ओपन हो जाता है। सरल मशीन का देखो यहाँ पे उदाहरण भी आ गया है, उत्तोलक, पेंच, घिरनी और झुका तल, पहिया, धुरी आदि। घिरनी को समझाइए। घिरनी एक सरल मशीन है, यह अचल अचल दोनों तरह से व्यवस्थित हो सकती है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, समझाना ही पड़ेगा, क्या लग रहा है। प्रथम वर्ग के उत्तोलक में ये कैंची एग्जाम्पल है, ये आपका आयास है, ये आलम्ब है, और ये भार इधर रख दिया जाएगा। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में नींबू निचोड़क मशीन या कूड़ा गाड़ी, और जैसे ये सरौता हो गया,
ये इधर आपका आलम्ब है, ये आपका भार है, ये आपका आयास है। और तृतीय वर्ग के उत्तोलक में जैसे चिमटा और मानव कोहनी, ये आपका आलम्ब है, ये आपका आयास है, इधर आपका लोड है। अब यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया उदाहरण आप आराम से देख सकते हैं। झुके तल की सहायता से आप किस तरह का कार्य आसानी से कर सकते हैं? देखिए, झुके हुए तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आसानी होती है। कोशिका क्या है? मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है उन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थिर होता है और कोशिका रस का ही संघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक जीवद्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल तथा चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिका के कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक जो है निम्न प्रकार के हैं। उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा संवाहक ऊतक, चौथा है पेशी ऊतक, पांचवा तंत्रिका ऊतक। जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या है? जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि तथा प्रजनन, ये आपकी आधारभूत क्रियाएं हैं। जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? यह प्राय पौधों में पाया जाता है जब वो पौधों के वर्धी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती से नए पौधों का जन्म होता है, इसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे कलम करना। अलैंगिक प्रजनन क्या है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है? यह जीवधारियों में होता है। विभिन्न लिंगों वाले जीवधारियों से जीव की उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के आवश्यक तत्व क्या है? इसमें निम्न प्रक्रिया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर में उपचयन की क्रियाओं द्वारा शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? निम्न भागों में बांट सकते हैं। सिर हो गया, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, ऊर्ध्वा शिराएं, अधोशका, श्वसन अंग। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, अच्छी कंकाल, अनुबंधी कंकाल। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? पेशियां 2 प्रकार की आपकी हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे पहला इंसीजर हो गया ना, बीच वाला, फिर कैनिन हो गया, फिर मोलर हो गया, उसके बाद प्री मोलर हो गया। ये 4 प्रकार के हैं। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। रफेज वो है जैसे छिलका वाली अनाज हो गए, रेशेदार फल हो गए, ये सब होते हैं। इससे जो है पेट वगैरह सफा रहता है। विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है? विटामिन 6 प्रकार से हम बांट सकते हैं, ABCDEK। किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। सिर्फ वो है दूध। शारीरिक वर्धक भोजन किसे कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन जो है आपका प्रोटीन युक्त भोजन है। मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने भोजन में कितने पानी की आवश्यकता है? 1.5 लीटर से 2 लीटर प्रतिदिन भोजन के साथ। कुपोषण क्या है? यानी अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है। इससे स्थिति जो उत्पन्न होती है उसे कुपोषण कहते हैं। घेंघा नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। भोजन के परीक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? परिरक्षण का मतलब होता है बचाना, सेव करना। जैसे आप कैसे कैसे बचा सकते हो, यानी घर में औरतें क्या करती हैं, यानी खाना सड़ने ना पाए, बेकार ना होने पाए, इसलिए उसको गर्माती हैं। देखो कौन कौन सी विधियाँ आप अब जान लीजिए, अब घर में बता दीजिए, ये भी विधियाँ, इससे भी हो जाएगा। अंतराल से उबालना
और ठंडा करना, यानी थोड़ी देर पे उबाल दो, जो कीड़े मकोड़े पनप रहे ख़त्म हो जाएंगे। अगला है सुखाना, सुखा दीजिए तब पर भी आपका सेब, रोटी वगैरह सुखा दीजिएगा, उसके बाद 1 महीना 2 महीना खाइए, सड़ेगी नहीं। ठंडा करना यानी एकदम कोल्ड कर डालो, एकदम यानी फ्रिज में रख दो, ठंडा हो जाए तब पर भी नहीं ख़राब होगा। अचार तैयार करना यानी जैसे अचार तैयार के उस तरह भी कर दो तब पर भी ख़राब नहीं होगा। रसायनों द्वारा, बहुत सारे मार्केट में रसायन चल रहे हैं, उनको लाकर डुबो दीजिए, छिड़क दीजिए, तब पर भी सड़ेगा नहीं। डिब्बा बंदी करके, डिब्बा बंदी में आपका चावल तो सड़ ही जाएगा। कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों का नाम बताइए। जैसे हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सूजाक, पीलिया, प्लेग और चेचा, कुकुर खांसी, टेटनस। शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है? ये खराब भोजन, दूषित वातावरण तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक व्यतिक्रम होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाए, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। संचारी रोग क्या होते हैं? वह सभी रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये रोग एक दूसरे मनुष्य छुआछूत के कारण फैलते हैं, इन्हें संचारी रोग कहते हैं। संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के, सार्गिक और संचारी रोग। परमाणु का आवेश क्या होता है? 0 होता है। परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो उस संख्या के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की उत्पन्न संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? यह एकक, यह C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 × 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश यानी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे योजक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, और अगर निश्चित अनुपात में रहेंगे तो यौगिक बनाते हैं। जैसे मिश्रण में सिरका, पीतल आदि। प्रतीक क्या है? किसी वस्तु के नाम से कम शब्दों में व्यक्त करना प्रतीक कहलाता है। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके सामने आप देख सकते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में परिवर्तन किस कारण होता है? ये जो है एक दूसरे के संपर्क कारण होता है। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन? ये प्राकृतिक है, और इसकी डेंट ये सब आपका मानवीय है। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या है? यानी निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन ये नियमित होते हैं, और जो जिनका समय निश्चित नहीं होता अनियमित कहलाते हैं। जैसे सूरज वगैरह ये सब नियमित है, ठीक है। भूकंप वगैरह अनियमित है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के, हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल और थायो अम्ल। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है? देखिए, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है परिधान आवरण। इसका जो प्रदूषण से तात्पर्य है बाह्य दूषित वस्तुएं, यानी पास पड़ोस में परिवेश को दूषित कर दे रही हैं, जो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाती हैं। पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने का कोई एक कारण बताओ। ये यातायात के साधन भी हैं ज़्यादातर, और वैसे तो अपशिष्ट पदार्थ बहुत सारे हैं। पर्यावरण प्रदूषण का फैलाने का कोई एक कारण बताओ। वैसे तो कूड़ा कचरा डिटर्जेंट है, और इसमें जो प्रकार हैं वायु पर्यावरण प्रदूषण के, वो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। प्राकृतिक आपदाएं क्या है, समझाएं। जो आपदाएं मानवीय नहीं है, यानी नेचुरल स्वयं घटती हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल फटना, भूकंप और विस्फोट, सूखा पड़ना, इसमें मानव इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उससे कारण आ जाते हैं, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। मिट्टी पलट हल किस प्रकार का? यह आयताकार होता है। ईंधन को परिभाषित कीजिए। ईंधन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिनका उपयोग से ऊष्मा प्राप्त होती है,
उन इनमें 3 अवस्था है, एक तो ठोस में मिल जाएगी, द्रव में एक गैसीय अवस्था। आप सब ठोस में तो बोले कोयला, द्रव में बोले पेट्रोल, और गैसीय में एलपीजी गैस जो आप जला रहे हैं, ये सब भी है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाते हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये जो आपका रासायनिक सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। ये एग्जाम में ऐसे डिक्टवा सकता है, ऐसे तड़फड़ाते रह जाओगे। 6 12 और यहाँ पे 6 12 6 और 2, ऐसे याद कर लेना किसी तरह। जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। फीमर है, फीमर। ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। 4Na+O2 समीकरण को पूरा कीजिए। इसमें 2Na2O ये पूरा हो जाएगा आपका। कैसे बना बताओ। देखो ये 2, ये 4 है, इधर इसका 2, और उसके बाद Na आप रख देते हैं, उसके बाद ये इसका 2 इधर रख देते हैं, O रख देते हैं, ठीक है। आगे ये जो आपका प्रतीक है, इसमें पूछा है A का जो है ये Z का और X का। आगे इसको आप देख लें। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तेज गैस से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कैसे, जैसे माचिस की तीली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फटना। वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर के ऊपर उठ जाता है या उड़ जाता है, उसे ही वाष्पन कहते हैं। जैसे कपड़ा सूखना, गीली लकड़ी सूखना, लड़कियां ने लकड़ी सूखना, ठीक है। चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? यानी बार बार, यानी खेत में मान लीजिए कोई खेत है, उसमें आप फसल चेंज होती रहती है, एक फसल के बाद दूसरी फसल बोना, या फिर आप ऐसे समझ सकते, मान लीजिए आप ये राबी का सीजन चल रहा है, आपने एक बार गेहूं बोया तो अगली बार उसमें चना बो दी, चना बोया फिर अगली बार सरसों बो दीजिए, ये फसल चक्रण कहलाता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। चाकू हो गया, चिमटा हो गया, मानव का हाथ हो गया। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। CH3COOH एसिटिक एसिड है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। यह ऊपर की मिट्टी को नीचे तथा नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। ये कीड़ा से आप ऐसे, या तो हम कल बता एडक, क्या चाहे एडक याद करें चाहे कीड़ा याद कर लीजिए। बक जो है पानी में घुलनशील है, ठीक है। आगे ये आप मशीन देख चुके हैं। मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में तो 29 हड्डियां हैं। कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? देखिए जो उत्सर्जी अंग द्वारा होता है वो मेलपिगियन निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जक इंद्रियां हैं। किसी एक अम्ल एवं एक क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे अम्ल है HNO3, H2SO4, HCl, और क्षार है NaOH, KOH, NH4OH। ये ऐसे आप याद कर लीजिए। ये लोग एक संयुक्ता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऊर्जा के संचरण की विधि है, गर्म होता है ये संवहन द्वारा। ऊर्जा का ये प्रकार है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने वर्ग होते हैं? इसमें 7 अवर्ग और 18 वर्ग समूह होते हैं। मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। माँ का दूध ना पीना या भोजन उचित मात्रा में न ग्रहण करना, ये मेरेस्मस रोग के कारण है। कास्टिक सोडा और खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये आप सामने देख सकते हैं कास्टिक सोडा, ये आपका खाने वाला सोडा है। किसी एक कीटनाशक पदार्थों का नाम बताइए। DDT है, BSC है, मैलाथीन है। ये विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रिकेटस या सूखा रोग इससे हो। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। NaSCO3
इसका ब्रेड के निर्माण में, पेय पदार्थ के निर्माण में, भोजन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो ये आपको चीज़ें बता दिए, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। गाड़ी में चाबी भरना ये यांत्रिक ऊर्जा है, और जो स्टोर होती है वो स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाती है। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम जो है त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़ा, आंत, ये आदि हैं। कार्य किसे कहते हैं? इसकी इकाई जो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। इसकी इकाई जो है जल होती है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संप्रदा में मुख्य अंतर लिखिए। ये आपको भी बता चुके हैं, ठीक है। आगे टीकाकरण देख लेते हैं। टीकाकरण से होता है जैसे कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जिनको फ्यूचर में ना होने पाए, तो इसके लिए टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। और ये बच्चों को ज़्यादा तौर से ध्यान दिया जाता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अब जैसे परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है, ठीक है। उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। जिस परिवर्तन के विपरीत परिवर्तन भी हो सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे की सलाई का चुंबक बनाना, और सलाई को गर्म करके उसका चुंबक गुण समाप्त कर देना, ये उत्क्रमणीय है। छुई मुँह के पौधे की पत्तियों को आप टच कर लेते हैं या हटा लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर वैसे, जैसे तेज प्रकाश आ जाए तो आप अपनी आँखी पुतली छोटी कर लेते हो, तो ये आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुक्रमणीय में क्या है? यानी एक बार परिवर्तन होने के बाद वैसे को वैसे रहे। जैसे अब लकड़ी हो, आप लकड़ी संजीत को दे दीजिए, संजीत ले जाके अपना जला लें, उसके बाद फिर क्या मिलेगी? संजीत राख मिलेगी, तो राख आप ले लीजिए। तो वो अनुक्रमणीय यानी उस रूप में दोबारा ना आ पाना, उन्हें अनुक्रमणीय बोलते हैं। जैसे गेहूँ ले जाओ चक्की पर और वहाँ पर पिसा लीजिए, तो क्या है? वो अनुक्रमणीय है। और बोलोगे भैया नहीं हमारा गेहूँ वापस कर दो, तो ये अगर वापस नहीं कर पाएगा ना, तो अगर वापस कर देगा गेहूँ दोबारा बना के तो उत्क्रमणीय कहलाएगा, लेकिन अनुक्रमणीय है, ठीक है। जो मानव होते हैं, स्वस्थ मानव, एक वयस्क मानव, उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। ये जल वाला तो देख ही लिया है। वसा में घुलनशील किन्हीं दो विटामिनों के नाम लिखिए। वसा में तो एडेक। किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या निम्न होती है? भिन्न जो है न्यूट्रॉनिक होती है। चल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। ये भी आपका हो चुका है। तो हम वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन आपको ये बताना है, मान लीजिए ये चाल पूछ लिया है, ठीक है, चाल का निकाल लेंगे। अगर दूरी निकालना हो, दूरी, तो दूरी बराबर, दूरी का फार्मूला क्या होता है? कमेंट करिए। तो वीडियो को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।